हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और कौन सा सब्जेक्ट है? एमएससी जूलॉजी के। ठीक है, एमएससी जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग एमएससी जूलॉजी में हर सब्जेक्ट में हम लोग 4 पेपर पढ़ना होता है हम लोगों को। तो वो 4 पेपर में से आज हम लोग जो एमएससी का जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है कॉर्डेटा, देखो आप में फर्स्ट पेपर नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप में क्या पता फर्स्ट पेपर हो कॉर्डेटा या फिर सेकंड पेपर हो कॉर्डेटा, थर्ड पेपर हो। तो इसलिए सिर्फ आप लोग नाम से जानो जो कॉर्डेटा पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मतलब हर साल 1-2 साल के अंतर करके आते ही रहते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी सब क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कितने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट बनते हैं कॉर्डेटा से, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कॉर्डेटा जो पेपर है उस पेपर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे पेपर से पूरे पेपर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन इतने हैं। तो आप कुछ भी पढ़ना ना पढ़ना इन सारे शॉर्ट्स को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से देखो 4 से 5 शॉर्ट्स आपको जरूर फंसेगा एग्जाम में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, डीडीयू कहीं से भी हो। अगर आपके पेपर में कॉर्डेटा है तो वो जरूर आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लेना। और यहाँ पे ना हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना। ठीक है, दोनों अगर व्हाट्सएप पे नहीं देखे तो कमेंट में कर देना, कमेंट में नहीं देखे तो व्हाट्सएप पे कर देना, दोनों जगह कर देना। जहाँ हम देखेंगे वो आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर इसका आंसर चाहिए तभी कमेंट करना। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो मत करना, क्योंकि अगर समझदार हो आप लोग पढ़ लोगे खुद से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे पहले ही बता दे रहे हैं आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आंसर चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल आंसर आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है प्लेकॉर्ड स्केल। प्लेकॉर्ड स्केल क्या होता है तो वो आपको यहाँ पे लिखना। प्लेकॉर्ड स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, इसमें 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस है ना जो हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल रिपीट भी, वो गैप भी नहीं होता किसी भी साल में। और ऐसा होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो आपका है तो सेकेंड सेमेस्टर में भी ये टॉपिक है तो फर्स्ट सेकेंड दोनों में आ जाएगा। ठीक ना, तो ये प्लेकॉर्ड स्केल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। तो प्लेकॉर्ड स्केल होता क्या है, ये स्केल से नाम पता चल रहा है कि ये एक टाइप का स्केल है। ठीक है, स्केल है जो फिशेस वगैरह पे, फिशेस में पाए जाते हैं। फिश कभी देखे हो ना, मछली देखे हो, उसमें स्केल्स पाए जाते हैं, उसके स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग स्केल्स बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर आपको छोटे छोटे दिखते हैं उन्हीं को स्केल्स बोलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे प्लेकॉर्ड स्केल है। ये स्केल नहीं है, ये प्लेकॉर्ड स्केल है जो कि थोड़ा वो नॉर्मल स्केल से अलग होता है। और ये प्लेकॉर्ड स्केल ना पाया जाता है सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश में। कार्टिलेजिनस फिश कौन से होते हैं? जो कार्टिलेजिनस फिश हम लोग नहीं खाते हैं उन्हीं को कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश। और जितने भी फिशेस वगैरह आप लोग देखते हो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, वो सारे कार्टिलेजिनस नहीं होते हैं, वो होते हैं बोनी फिश। ठीक है, वो बोनी फिश होते हैं, हम लोग बोनी फिश खाते हैं। और बोनी फिश में ये प्लेकॉर्ड स्केल नहीं पाया जाता है। प्लेकॉर्ड स्केल सिर्फ पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिशेज में। तो आप उन लोग इसमें क्या लिख सकते हो, प्लेकॉर्ड स्केल में लिख सकते हो कि पहले तो डेफिनेशन लिखोगे प्लेकॉर्ड स्केल क्या होते हैं। स्मॉल होते हैं और उसमें स्मॉल होते हैं, टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये स्पेशल होते हैं उस मतलब ये जो हमारे बोनी फिश होते हैं उनसे, उन पे जो स्केल्स पाए जाते हैं उनसे ये अलग होते हैं और स्पेशल होते हैं। ये टूथ लाइक होते हैं, स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। और इसमें आप लिख सकते हो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मेसोडर्मल सेल से होता है। और फिर इसका फंक्शन लिख सकते हो, फंक्शन क्या है। फंक्शन जो आप यहाँ पे देखोगे एक ये फंक्शन है हाइड्रोडायनेमिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हाइड्रोडायनेमिक्स कुछ नहीं, ये एक फंक्शन है जो फंक्शन प्लेकॉर्ड स्केल वाले फिशेस में होते हैं। ठीक है, और इसका प्लेकॉर्ड स्केल का फंक्शन यही रहता है जो ये हमारा बोनी फिशेस में जो स्केल्स रहते हैं ना, वही सारे फंक्शन ये प्लेकॉर्ड स्केल भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये हाइड्रोडायनेमिक्स जो फंक्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेकॉर्ड स्केल में, क्योंकि प्लेकॉर्ड स्केल जितने भी फिशेस में पाए जाते हैं उसमें ये हाइड्रोडायनेमिक्स जो ये फंक्शन होता है ये पाया जाता है। ठीक ना, तो इसके फंक्शन भी लिख लोगे आप लोग, डेवलपमेंट कैसे हुआ। और प्लेकॉर्ड स्केल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेसल प्लेट
अब देखो प्लेकॉइड स्केल है ना, प्लेकॉइड स्केल दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है, एक को कहते हैं हम लोग बेसल प्लेट्स और दूसरे को स्पाइंस। अब जैसे कि स्पाइंस के नाम से पता चल रहा है कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए उसे वो टूथ लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्योंकि ऐसे मान लो ऐसे कुछ बना है, कैनाइन टीथ देखे हो ना, उसी के जैसा कैनाइन टीथ जो होता है नुकीला टाइप का, उसी के जैसा प्लेकॉइड स्केल होता है। तो चलिए प्लेकॉइड स्केल के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस कर लिए, इतना डिस्कस करना नहीं था। अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट जरूर करना, कमेंट के अगले दिन हम आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करा देंगे, या तो व्हाट्सएप पे आंसर लिख के भेज देंगे या फिर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना। तो जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है नियोटिनी। देखो नियोटिनी भी इंपॉर्टेंट है, नियोटिनी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, क्योंकि अगर ये आ जाता है ना एग्जाम में तो मज़ा ही आ जाता है बच्चों को। देखो नियोटिनी होता क्या है, नियोटिनी आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन तो भी बता देते हैं। देखो नियोटिनी क्या होता है, नियोटिनी ये होता है अगर कोई भी लार्वा है तो लार्वा में जो जो कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, अगर वही कैरेक्टर अगर एडल्ट में चले जाते हैं, मान लो लार्वा अगर है तो लार्वा में जो जो कैरेक्टर पाए जाते हैं उसमें से कुछ कैरेक्टर अगर एडल्ट में चले जा रहे हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग नियोटिनी, ठीक है, नियोटिनी कहते हैं। अब देखो एग्जांपल से समझो, अगर नहीं समझ में आएगा तो एग्जांपल समझो। फ्रॉग देखे हो ना आप लोग, फ्रॉग के लार्वा टाइम में जब वो लार्वा रहता है फ्रॉग, तो उसमें लार्वा में क्या होता है, टेल होते हैं, पूंछ होता है। लार्वा जो फ्रॉग रहता है उसमें क्या होते हैं, पूंछ होते हैं। अब वही जो लार्वा एडल्ट हो जाता है उसमें पूंछ खत्म हो जाता है। तो देखो लार्वा का ये जो लार्वा में टेल था और एडल्ट में टेल नहीं है, तो क्या हुआ, ये वाला टेल वाला कैरेक्टर गायब हो गया ना। तो अब इसको हम लोग नियोटिनी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर लार्वा में टेल जो पाया जा रहा था, अगर वही टेल अगर एडल्ट में पाया जाता तब हम कहते हैं नियोटिनी है, क्योंकि इसमें पाया जा रहा है उसमें पाया जा रहा है। तो ये टेल वाला जो कैरेक्टर वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, तो ख़त्म नहीं होगा। अगर टेल वाला कैरेक्टर लार्वा में भी है और एडल्ट में भी है तब हम उसको कहेंगे नियोटिनी। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में सिर्फ लार्वा में होता है और एडल्ट में नहीं होता है, तो उसे हम लोग नियोटिनी नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, देखो सैलामेंडर, कुछ सैलामेंडर ऐसे होते हैं, सैलामेंडर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, मतलब लार्वल कंडीशन में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो गिल्स ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सैलामेंडर्स में क्या होता है कि गिल्स पाए जाते हैं लार्वल स्टेज में, ठीक, लार्वल स्टेज में गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन जब एडल्ट होता है वही सैलामेंडर तो गिल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक ना, तो इसको नियोटिनी नहीं कहेंगे। अब कुछ सैलामेंडर में क्या होता है, जो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ सैलामेंडर्स में ये होता है कि अगर लार्वा में गिल स्लिट्स पाया जा रहा है तो वही गिल स्लिट्स फिर एडल्ट में भी पाया जाता है, एडल्ट जो सैलामेंडर होता है उसमें भी चले जाते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं हम लोग नियोटिनी। वैसी उसी जो पूरा फेनोमेना होगा उसको कहते हैं नियोटिनी, ठीक है। मतलब रिटेन वही कैरेक्टर जो लार्वा में कैरेक्टर वही रिटेन कर रहा है कौन, एडल्ट भी, तो उसको कहते हैं हम लोग नियोटिनी। एग्जाम्पल भी जान गए आप लोग। तो जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर सी है वो है एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और ये जी के क्वेश्चन भी बन सकता है, और कुछ मजे वाले क्वेश्चंस भी ये हो सकते हैं। जैसे बचपन में कुछ लोग कहते हैं एग लेइंग मैमल्स थोड़ी ना अंडे देते हैं, मैमल्स अंडे नहीं देते हैं, तो अंडे कौन देता है, सिर्फ बर्ड्स देते हैं। लेकिन फिर हम लोग जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस बन जाते हैं जो कि मैमल्स भी है और अंडे भी देता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये वही मज़ा वाला क्वेश्चन है कि मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। तो एग लेइंग मैमल्स है तो एग कैसे दे रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नहीं, थोड़ा मज़ेदार बन जाता है। कि जब हम लोगों ने आज तक पढ़ा था कि सिर्फ मैमल्स क्या करते हैं, मिल्क देते हैं और फिर क्या मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और बच्चे को पिलाते हैं, लेकिन अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, यही ना मैमल्स के बारे में पढ़े थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ एग लेइंग मैमल्स, बाप रे, मैमल्स भी और अंडे भी दे रहा है, तो कुछ मज़ा वाला बात तो है। तो इसका एग लेइंग मैमल्स कौन कौन से होते हैं और ये एग लेइंग मैमल्स क्या क्या होते हैं, इसको आप लोग को बताना। जैसे दो ही एग लेइंग मैमल्स होते हैं, कौन कौन से, एक इकाइडा हो गया और प्लेटिपस हो गया, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर डी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मेटामॉर्फोसिस। देखो मेटामॉर्फोसिस अगर आप कोर्डेटा पढ़ रहे हो ना, कोर्डेटा पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर कुछ नहीं पूछेगा, आपको खाली पेपर भी देगा तो उसमें मेटामॉर्फोसिस क्वेश्चन डाल के देगा। अगर एग्जामिनर का मन कुछ नहीं किया कि हम आज पेपर में कुछ नहीं बनाएंगे, तो पेपर सादा दे देगा, तो आपको उसमें मेटामॉर्फोसिस जरूर दिया रहेगा। तो मेटामॉर्फोसिस आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि कोर्डेटा में जो है या तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट्स में भी पूछा जाता है, ठीक। तो आप लोग याद करना, इसके दो टाइप होते हैं। मेटामॉर्फोसिस होता क्या, जैसे हमने ऊपर नियोटिनी के केस में फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया ना, कि फ्रॉग क्या करता है,
जो लार्वा होता है, लार्वा में टेल प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट जब बनता है तो उसमें टेल नहीं प्रेजेंट होता है। तो उसी बात को हम लोग को यहाँ बताना है कि वहाँ पे क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। देखो, लार्वा से एडल्ट में गया तो वहाँ मेटामॉर्फोसिस हो गया। अब मेटामॉर्फोसिस हुआ तो कैरेक्टर कुछ जो उसके ऑर्गन्स थे वो गायब हो गए, नए ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो गए, तो उसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है रिट्रोग्रेसिव, एक होता है प्रोग्रेसिव। तो रिट्रोग्रेसिव क्या होता है, जब कैरेक्टर कुछ घटते हैं तो उसे रिट्रोग्रेसिव कहते हैं, और कुछ डेवलप कैरेक्टर अगर एडल्ट में, लार्वा से एडल्ट में कुछ डेवलप्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, मतलब हायर कैरेक्टर जो डेवलप हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा समझ में, क्योंकि पढ़े हो तो आएगा ही, और नहीं आ रहा है तो भी आप लोग टेंशन ना लेना, बस कमेंट करना, आंसर आप लोग को मिल जाएगा, आंसर वहाँ से रख लेना। जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन मैमेलियन प्लेसेंटा। देखो, प्लेसेंटा क्या होता है, तो अगर मैमेलियन प्लेसेंटा से कंफ्यूज मत होना, प्लेसेंटा सिर्फ मैमल्स में ही होता है। तो मैमेलियन प्लेसेंटा है, मैमेलियन प्लेसेंटा क्या होता है वो आपको बताना है। बच्चे को नरिशमेंट ये प्रोवाइड करता है, इसके बारे में सब कुछ, और इसके बारे में तो एक और मस्त वीडियो है, एक हमारे चैनल पे जाना और प्लेसेंटा, मैमेलियन प्लेसेंटा करके एक वीडियो अपलोड किया गया, वो वीडियो जरूर देखना। वहाँ पे आपको प्लेसेंटा के बारे में एक एक चीज़ पता चल जाएगा। अगर नहीं, बचपन से आज तक कभी प्लेसेंटा नहीं पढ़े हो तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका प्लेसेंटा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बोनी फिशेस। देखो, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस दो टाइप के फिशेस होते हैं। हमने बताया ऊपर किसी क्वेश्चन में कि बोनी फिशेस को हम लोग खा सकते हैं, बोनी फिशेस को ही बस खाते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस को नहीं खाते हैं। अच्छा, बोनी फिश को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है, वो साइंटिफिक नेम है ऑस्टिथीज। ठीक है, ऑस्टिथीज, यहाँ पे अगर बोनी फिश नहीं आ रहा है तो ऑस्टिथीज भी लिख के आ सकता है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बोनी फिश के कैरेक्टर बताने उसमें। तो यहाँ पे बोनी फिश सिर्फ लिख दिया है, बोनी फिश कैरेक्टर आप लोग याद रखना, बोनी फिशेस के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे लिखना है। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नहीं बताएंगे, हाँ, लेकिन पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आता भी नहीं है एग्जाम में। और ये कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश आता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिल चुका है कार्टिलेजिनस फिश क्या होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखो, बोनी फिशेस के एग्जाम्पल में जितने भी एग्जाम्पल खाते हैं, जितनी भी मछलियाँ खाते हैं लोग, वो सारे मछलियों का आप लोग नाम से लिख सकते हो, वो आते हैं बोनी फिश में। और कार्टिलेजिनस फिश में जो नहीं खाते हम लोग, शार्क, व्हेल वगैरह, शार्क, वो सब कार्टिलेजिनस फिश में आ जाते हैं, और ये पॉइजनस होते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश पॉइजनस होते हैं, अगर हम खाएं तो ये हम लोग को बीमारियां भी हो सकती हैं, मर भी सकते हैं। और एक बात ये है कि कार्टिलेजिनस फिश बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। देखो, बोनी फिशेस हम लोग जितने खाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं लेकिन उतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े ये होते हैं। और ये कार्टिलेजिनस फिश तो हमें खुद खा जाएंगी, इन्हें हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा जो पेपर पढ़ रहे हैं ना, ये जो पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा ये जरूर आएगा, या फिर लॉन्ग में आए या तो शॉर्ट में आए, लेकिन आएगा जरूर, देख लेना, क्योंकि आपका पेपर का ही नाम है कॉर्डेटा। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोडायनेमिक्स। देखो, हाइड्रोडायनेमिक्स यहाँ पे आ रखा है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स ये है वाटर से रिलेटेड है, और डायनेमिक मतलब मूवमेंट या फिर मोशन कह सकते हैं इसको। तो वाटर का मोशन, फ्लूइड का मोशन, उसी को कहते हैं क्या, हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हाइड्रोडायनेमिक्स हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ नहीं, हाइड्रोडायनेमिक्स हमको जूलॉजी का जानना है। तो जूलॉजी का ये है कि अगर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल में ना, प्लेकॉइड स्केल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। देखो, प्लेकॉइड स्केल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो आप लोग को यहाँ ये भी अगर वो नोट्स जब बनवाएंगे, नोट्स जब मिलेगा इसका, या फिर जब नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर बताएंगे तो इन सब के आंसर आप पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा। प्लेकॉइड स्केल का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल होता है वो होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसिडियन लार्वा। देखो, एसिडियन लार्वा क्या होता है, लार्वा से आप लोग जानो कि लार्वा क्या है, एसिडियन और लार्वा होता है, लार्वा का टाइप है एसिडियन लार्वा। तो एसिडियन लार्वा हर किसी में नहीं पाया जाता, हर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। जो एसिडिया ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है एसिडियन लार्वा। तो एसिडियन लार्वा को किस में पाया जाता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल आप लोग बता सकते हो वो हो गया, हडमानिया का नाम सुना है कभी, हडमानिया सुना ही होगा, क्योंकि बीएससी से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग हडमानिया को। तो हडमानिया में जो लार्वा पाया जाता है ना वो होता है एसिडियन लार्वा। देखो, एसिडियन लार्वा पाया जाता है, ये जो एसिडियन लार्वा है ना, इसको आप लोग एग्जामिनर का भी जो प्रैक्टिकल वाइवा लेने आते हैं
उन एग्जामिनर का मोस्ट जो फेवरेट क्वेश्चन रहता है वो होता है एसिडियन लार्वा किस में पाया जाता है, या फिर ऐसे बोलता है कि एसिडियन लार्वा कौन से ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, या फिर कौन से ग्रुप में पाया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल बता दो। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है हर्डमानिया में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे, एसिडियन लार्वा पाया जाता है। ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का एक एग्जाम्पल है, और फिर नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये भी मेटामॉर्फोसिस का एक एग्जाम्पल है। तो चलो ये अपना इतने शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन अगले थोड़ा देर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पूछ रखा है ना, वो हमारे मेटामॉर्फोसिस का ही पार्ट है। तो आप लोग अगर मेटामॉर्फोसिस अकेले पूछा तो मेटामॉर्फोसिस लिखोगे, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आप लोग सिर्फ इसका डिफिनीशन और ये दोनों टाइप लिख देना। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इसका भी डिफिनीशन बढ़ा चढ़ा के, इसका भी डिफिनीशन और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। मतलब यही है कि लॉन्ग में आप लोग को राई का पहाड़ बनाना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ये छोटा एक पेज का हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव क्या होते हैं, ये एक पेज में हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको लॉन्ग आंसर बनाना है तो एक पेज का तो मतलब कुछ बनता नहीं है लॉन्ग आंसर में, क्योंकि 7-8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए मेटामॉर्फोसिस को बढ़ाते बढ़ाते राई का पहाड़ जितना बनाना रहता है हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग लॉन्ग में ही पढ़ाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये सारे शॉर्ट्स थे। अब नेक्स्ट जो अपना लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा लॉन्ग आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। तो चलिए इससे पहले रफ करते हैं फिर देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। वो देखो, गिव एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का ओरिजिन और इवोल्यूशन आपको बताना है, जो कि आप लोग बता ले जाएंगे, और नहीं बता पाएंगे तो कमेंट करना। अगर नहीं बता पाओगे तो कमेंट करना, या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे जाके कमेंट करना। आपको इन सभी का आंसर डिटेल में दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। इवोल्यूशन बताना है और ओरिजिन बताना है रेप्टाइल्स का, वो हो जाएगा आप लोगों से आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। देखो फ्लाइटलेस बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स फ्लाइटलेस हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लाइट कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में जो कि उड़ नहीं पाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह के बारे में आपको बताना है कि उसमें कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो वो उड़ नहीं पाते हैं, और ये बर्ड्स से कौन कैसे अलग होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे बताने हैं। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, वो क्यों नहीं उड़ पाते हैं, वो इसलिए नहीं उड़ पाते हैं क्योंकि उन सभी के जो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं उन सभी के लेग्स में पाए जाते हैं बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो पाए जाते हैं, मतलब वो डेंस हो जाते हैं, भारे भारे रहते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं पाते हैं। और नॉर्मल बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में ये होता है कि बर्ड्स कोई भी है उसमें उसका जो बोन होता है ना वो होलो बोन होता है, उसके मतलब उसकी बॉडी में जितने भी बोन्स होते हैं उसमें बोन मैरो नहीं पाया जाता है, मतलब वो खोखला बोन्स रहता है, खोखली हड्डी रहती है, मतलब उसमें हवा भरा रहता है। तो क्या होता है, वो हल्का होता है, तो वो उड़ने में आसानी होती है, चिड़ियों को वो उड़ने में आसानी होती है, तो वो आराम से उड़ जाते हैं। और जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो मतलब उड़ नहीं पाते हैं, उन बर्ड्स के बोन्स में बोन मैरो होता है, मतलब वो भरे भरे रहते हैं और क्या रहते हैं, भारी रहते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं पाते हैं और दौड़ने में माहिर होते हैं। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं ना, वो दौड़ने में माहिर होते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, वही उसीलिए जो मतलब बस भारी होता है, बोन मैरो पाया जाता है, इसलिए वो उड़ नहीं पाते हैं। तो ये बस 2-4 लाइन का आंसर था, लेकिन इसको नहीं लिखना है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है, क्योंकि 14 नंबर 7 नंबर ऐसा ही क्वेश्चन करके आता है। तो 2 लाइन लिखोगे तो कहाँ का जाएगा, एक आधा नंबर भी नहीं मिलेगा उसमें। तो पूरा डिटेल में लिखना है, क्या लिखना है वो आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करना अगर चाहिए तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ पेकुलरिटीज एंड एफिनिटी ऑफ एपोडा। एपोडा जो ग्रुप है उसके कैरेक्टर आपको बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, एपोडा के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ बर्ड्स। देखो आपको ये जो सिलेबस है ना कोडेटा, आपको पूरे में एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ने हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे कुछ भी रेप्टाइल्स एम्फीबियंस, सबके आपको एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ने हैं। देखो सबके एडाप्टिव रेडिएशन आप लोग पढ़ लेना, जितने भी ग्रुप हैं, जैसे कौन कौन से हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड एप्स, मतलब बर्ड्स जो हैं उन सभी के पढ़ लेना। लेकिन आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आएगा वो बर्ड्स का ही आएगा, एडाप्टिव रेडिएशन बर्ड्स का ही आएगा आपके एग्जाम में, तो इसे छोड़ के कभी मत जाना।
पढ़ लेना, सारा पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ये जो बर्ड्स का है ये आप लोग कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि हमने ऐसा देखा है ना कि चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, पूरे यूपी में जो भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में यूपी के बाहर भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो ये एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ बर्ड्स है ना वो हर साल आता ही, पता नहीं क्यों इसमें इतना खास बात है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, एमएससी के एग्ज़ाम में। तो ये जरूर पढ़ लेना आप लोग एडाप्टिव रेडिएशन बर्ड्स का। और आप लोगों को भी देखना, आप लोग के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि ये शायद कुछ खास होगा इसमें, अब क्या पता। लेकिन एम्फीबियंस का भी दे सकता था, रेप्टाइल्स का भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया, क्यों पता नहीं क्यों। अब बर्ड्स का ही देता है, उसको अच्छा लगता है बर्ड्स के बारे में पढ़ना। तो जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स। देखो टेट्रापोडा क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, नाम से आपको पता चला, टेट्रा मतलब 4, पोडा हम लोग लेते हैं किससे, लेग्स से, पैर से, या फिर जो भी चलने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम लोग पोडा या फिर पोडियम ऐसा कुछ बोलते हैं। तो टेट्रापोडा मतलब जितने भी चार पैर वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको आपको यहाँ पे बताने, उन सब के बारे में, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, वो कैसे ओरिजिन हुए, उन सबको आपको यहाँ पे बताने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखो इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 8 से 9 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन सारे तो हो ही गए, 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताए जाएंगे कोडेटा में। तो आप लोग बस 11 ये और मान के चलो 6 वो, आप लोग सिर्फ 8-9 बताएंगे तो 20 हो जाएंगे, 20 भी नहीं, आपको 17 से 18 क्वेश्चन आपको सिर्फ कोडेटा में पढ़ने हैं। अगर इससे इस तरह पढ़ लिए ना तो आपको टॉप तो कर ही जाओगे, कोडेटा का जो पेपर है इसमें टॉप कर जाओगे, पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बताए जाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लिख के ले लेना, कुछ नहीं आएगा, ठीक। आज ही लिख के ले लो, और फिर अगर पेपर के बाद ना आया, क्वेश्चन नहीं मिले, यहाँ से फंसे नहीं, तो चैनल आके सब अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अभी सब्सक्राइब करके जाओ। देखो इतना दावे के साथ कोई नहीं कहता होगा कि पेपर आएगा, लेकिन यहाँ जो कितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये जरूर पढ़ के जाना आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही हैं। देखो इसके पहले हम बीएससी के वीडियोस डालते थे, तो बीएससी के वीडियोस और बीएससी के पेपर्स एकदम सेम टू सेम मिल जाते थे, ठीक है। सेम टू सेम जितने क्वेश्चन बताए रहते थे वीडियो में, अगले दिन वही क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलते थे। तो इतना भरोसा करो, और एमएससी का भी वही हाल होगा, एमएससी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बस जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टर ऑफ कोडेटा। कोडेटा का जनरल कैरेक्टर बताना है, इसको शायद हम लोगों ने शॉर्ट्स में भी पढ़ा था, हाँ तो पढ़ लेना, क्योंकि पूरा पेपर ही यही है कोडेटा, तो ये भी पूछने का चांस पूरा 100% है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है शॉर्ट नोट ऑन लंग फिश एंड डेवोनियन फिश। देखो लंग फिश एंड डेवोनियन फिश क्या होता है, लंग फिश क्या होता है यार। देखो लंग्स क्या होते हैं, लंग्स हमारे में, ह्यूमंस में या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं उनमें लंग्स पाए जाते हैं एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है, एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेकिन फिश में तो लंग्स नहीं पाया जाता ना, फिश में क्या पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे तो लंग फिश दे रखा है, तो लंग फिश होता है, कुछ फिशेस के एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स पाया जाता है मतलब वो लंग्स से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो मतलब क्या ये फिश बाहर रहते होंगे पानी में, पानी से नहीं, बाहर नहीं रहते, क्योंकि बाहर रहेंगे तभी तो लंग्स काम करेगा। तो ये बाहर नहीं रहते हैं, ये जब कभी कल ऐसा क्या होता है, बैकअप प्लान समझते हो ना, बैकअप प्लान लेके चलते हैं। मान लो कहीं पानी में रह रहे हैं, पानी में अगर रहे इनके पास गिल्स भी पाया जाता है और लंग्स भी पाया जाता है। पानी में रह रहे हैं तो ये कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, ये अपने गिल्स से कर लेंगे जैसे नॉर्मल सभी फिशेस करते हैं। लेकिन अब जब ये बाहर आए पानी से, मान लो कोई पानी सूख गया, पूरा तालाब का पानी सूख गया, तो ये कहाँ आएंगे, पूरे मरेंगे नहीं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन करने लगेंगे किससे, तब गिल्स का काम खत्म हो जाएगा, तो लंग्स से रेस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि पानी से बाहर आते हैं लंग्स काम करने लगता है, और पानी के अंदर रहते हैं तो क्या काम करता है, गिल्स काम करता है। तो सोचो इनका कितना बड़ा इनका कितना बड़ा एडवांटेज है, लंग्स भी है गिल्स भी है। ऐसा हम लोग के पास रहता तो फिर मजा आ जाता, लंग्स रहता तो हम लोग पानी में घुस घुस कर सांस लेते, आधा घंटा पानी में रह जाते। तो देखो इनके पास लंग्स भी होता है, लंग्स होता है कि ये बाहर पानी के बाहर आते हैं तो लंग्स का यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और अंदर रहते तो गिल्स का कर लेते हैं।
तो इनके मज़े ही मज़े हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है वो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन्यूरा। एन्यूरा जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके आपको ऑर्गेनाइजेशन बताने हैं, वो कैसे कैसे बने हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपको यहाँ पे बताने हैं। या फिर कभी कभी उसका जनरल कैरेक्टर भी पूछ लेता है, तो बस आप एन्यूरा पढ़ना है। एन्यूरा में आप लोग जितना टाइम लगेगा 5 से 6 मिनट टाइम लगेगा पढ़ना, तो पूरा पढ़ लेना और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ना इसका। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स। देखो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्लैट लिस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ने के लिए जो उड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे है जो उड़ सकते हैं उन बर्ड्स के बारे में बताना हो आपको। तो उड़ सकते हैं, कैसे उड़ते हैं, एडेप्टेशन कैसे हुआ, एडेप्ट कैसे हुए वो सारे बर्ड्स उड़ने के लिए, तो उसको यहाँ पे बताने हैं आपको। जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स का जो ओरिजिन है, इवोल्यूशन है, वो कैसे हुआ वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताने हैं। तो देखो इतने सारे 11 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको बता रहे हैं आज 6 से 7 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कोर डेटा के पेपर में, जो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। और हाँ, अगर आप ये तो रहा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होने वाला है तो भी कमेंट बताना, देखा है कितने यूनिवर्सिटीज़ अपना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम करवाते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है ना, तो कमेंट करना, आपको अगले वीडियो में हम लोग कोर डेटा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे विथ आंसर्स, ठीक ना। हम सोच रहे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्जेक्टिव है, हमें पता नहीं, तो कमेंट करके बताना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार हैं, बस अगर किसी का ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव के वीडियोस भी लाएंगे बहुत जल्द। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर लो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ, और नेक्स्ट जो पेपर है आपका उस पेपर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे फिर से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।